चलिए आज हम लोग जो है मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में मानव श्वसन तंत्र होता किस तरह से है और इसके कौन कौन से अंग है। मानव श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का मतलब है कि श्वसन जो प्रक्रिया है हमारी सांस लेने और छोड़ने में जो मदद करती है, वो इस सभी अंगों के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, ये है हमारा श्वसन तंत्र, ये हमारा श्वसन तंत्र है। मनुष्य में श्वसन तंत्र जो होता है वो नासिका छिद्र से शुरू होता है। ये नासिका छिद्र, यह जो है सो नासिका छिद्र। देखिए पहले ओरली समझ लीजिए, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र के बाद नासिका कपाट। नासिका कपाट के अंदर एक होता है आपको म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करता है, ठीक ना, जो हमेशा चिपचिपा रहता है। तो नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका कपाट के बाद अंदर जो है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ये जो हल्लक है वही ग्रसनी है। ग्रसनी के नीचे जो है स्वर यंत्र या लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स के नीचे जो है यह क्या है? ट्रैकिया या फिर श्वास नली, और श्वास नली से जो है यही हमारा ट्रैकिया है। ये हमारा क्या है? ट्रैकिया है। और ये ट्रैकिया जो है जैसी फेफड़े में प्रवेश करती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। इस दोनों भागों का नाम है श्वसनी। श्वास नली बढ़ जाती है दो भागों में, श्वसनी, और श्वसनी फिर कई भागों में बढ़ जाती है जिसको श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं, ठीक है। और फिर ये जो श्वसनिका है वह भी कई भागों में बढ़ जाती है जो वायु कोष्टिका कहलाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह क्या है हमारा नासिका छिद्र। क्या है? नासिका छिद्र है, यहां से शुरू होता है। मानव श्वसन तंत्र का जो पहला भाग है वह है नासिका छिद्र। क्या है पहला भाग? पहला भाग है आपको नासिका छिद्र। नासिका छिद्र है, ठीक है। दूसरा भाग कौन है इसका? नासिका छिद्र के अंदर जो है नासिका कपाट। कौन है? नासिका कपाट। नासिका कपाट, ठीक है। इसके आगे क्या होगा? यह होगा नासिका कपाट। नासिका कपाट, ठीक है। इसके बाद जो है नासिका छिद्र, नासिका कपाट, इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे होगा हमारा ग्रसनी। कौन होगा? ग्रसनी। कौन होगा? तो ग्रसनी। यहाँ पे जो होगा हमारा ग्रसनी होगा। उसके बाद में जो है ग्रसनी के नीचे कौन सा अंग हमारा होगा? तो ग्रसनी के बाद होगा स्वर यंत्र या लैरिंक्स। यहाँ पे हमारा होगा, यहाँ पे जो होगा अंग उसको हम लोग कहेंगे लैरिंक्स या फिर स्वर यंत्र। स्वर यंत्र या फिर लैरिंक्स, ठीक है। अब जो है चौथा भाग स्वर यंत्र या फिर इसी को हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंक्स, ठीक है। अब आगे जो है इसके नीचे जो भाग है देखिए, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, ग्रसनी के नीचे स्वर यंत्र, स्वर यंत्र के नीचे यह जो भाग है यही भाग हमारा श्वास नली है। यह भाग क्या कहलाएगा हमारा? श्वास नली। क्या कहलाएगा? तो श्वास नली कहलाएगा, या फिर इसी को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। तो हम लोगों में जो होता है श्वास नली जो है दो भाग, जैसे फेफड़ा प्रवेश, ये देखिए यहां से यहां तक की जो नली है इसको हम लोग श्वास नली कहते हैं या इसी को ट्रैकिया कहते हैं। ये जैसी फेफड़े में प्रवेश करती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए ये वाला भाग श्वास नली जो है दो भागों में बढ़ गई। ये दोनों भागों का नाम है श्वसनी या फिर इसको इंग्लिश में ब्रोंकस कहते हैं। अब देखिए जो स्थलीय कीट है, कीड़े मकोड़े जो है, वे सभी जो है उनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है इसी ट्रैकिया के द्वारा होती है। उनमें जो है फेफड़ा नहीं पाया जाता है, तो उनमें जो श्वसन होता है इसी श्वास नली के द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलिए बढ़िए। हम लोगों में ट्रैकिया, ट्रैकिया के नीचे जो है जैसी हवा प्रवेश करती, हवा ट्रैकिया में आ जाती है, ट्रैकिया जो है दो भागों में बढ़ जाती है। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं, ये जो ये भाग और ये भाग, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी? इस वाले भाग का नाम है श्वसनी। क्या नाम है? श्वसनी, या इसी का नाम है ब्रोंकस। क्या नाम है? ब्रोंकस, इसको हम लोग कहते हैं। अगला जो भाग है देखिए, ये श्वास नली। क्या भाग है? का नाम है श्वास नली। श्वास नली, उसके बाद में जो भाग है वो है श्वसनी। श्वसनी, श्वसनी, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं? तो ब्रोंकस कहते हैं। अब चलिए देखिए ध्यान से, श्वास नली दो भागों में बट गई, फेफड़े में जैसे प्रवेश किया दो भागों में बट गई। दोनों भाग का नाम क्या है? श्वसनी। श्वास नली देखिए फिर से, नासिका क्षेत्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद श्वास नली, और श्वास नली जैसी हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है, जैसी श्वास नली हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। दोनों भाग का नाम है श्वसनी या फिर ब्रोंकस। फिर ब्रोंकस जो है कई भागों में बढ़ जाएगी। देखिए फिर
यहाँ पे ब्रोंकस जो है, ये दोनों भाग जो है ये फिर कई भागों में, पतला पतला भागों में बट गया, छोटी छोटी भागों में बट गया। इस वाले भाग का नाम है, यही वाला भाग है ना, यही वाला भाग है ना, इस वाले भाग का नाम है आपको श्वसनी है, ये श्वसनिका। क्या नाम है? श्वसनिका। क्या नाम है? श्वसनिका, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं इसको, श्वसनी या फिर ब्रोंकियोल्स कहते हैं। इस वाले भाग का नाम क्या हुआ? श्वसनी या फिर ब्रोंकियोल्स। और ये जो है गुच्छा टाइप का जो आवरण है, इसको हम लोग कहते हैं वायु कोष्ठिका। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका। ठीक है, वायु कोष्ठिका। समझ में आया? और ये जो हमारा है, ये है फेफड़ा। ये जो भाग है, पहले इस वाले भाग को नाम लिखिए, श्वसनी के बाद में क्या है, देखिए फिर से, श्वास नली बट गया दो भागों में, दो भाग का नाम क्या हो गया? श्वसनी। श्वसनी कई भागों में बट गया पतला पतला, तो इन सभी भागों को श्वसनिका कहेंगे। और ये फिर श्वसनिका जो है अंतिम छोर पर, ये भी कई भागों में बट जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका कहते हैं। वायु कोष रहते हैं इसमें। मनुष्य के शरीर में वायु कोष लगभग 3 गुना 10 के पावर 8 पाया जाता है, याद रखिएगा। यह जो है, इसके बाद आगे वाला भाग का नाम क्या हुआ? श्वसनिका। क्या नाम हुआ? तो श्वसनिका, या फिर इसका नाम होगा ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इसके बाद जो है ब्रोंकियोल्स के बाद वायु कोष्ठिका, 8वां जो भाग हो गया वो हो गया आपको वायु कोष्ठिका। इसके बाद जो 9वां भाग होगा वह क्या होगा? देखिए ध्यान से, इसके बाद अब ये जो हमारे शरीर में ये क्या है? तो ये जो है फेफड़ा है। ये जो सभी जो रचनाएं हैं ये फेफड़ा के अंदर है। तो इसके बाद जो है ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा? फेफड़ा। क्या कहलाएगा? तो फेफड़ा कहलाएगा। ये भी फेफड़ा, ये भी फेफड़ा। इसके बाद क्या है? फेफड़ा। अगर कोई पूछे मनुष्य में श्वसन अंग कौन है, तो फेफड़ा हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं, क्योंकि ये सभी जो रचनाएं हैं वो फेफड़ा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये फेफड़ा हो गया। ये जो फेफड़ा होता है हमारा, हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वो दोहरी झिल्ली से बंद होती है। उस दोहरी झिल्ली को हम लोग कहते हैं, ये देखिए, ये दोहरी झिल्ली से बंद है। इस दोहरी झिल्ली का नाम है, ये दोहरी झिल्ली से बंद है, इस दोहरी झिल्ली का नाम है प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? प्लूरा मेम्ब्रेन। अब जो है, यह जो फेफड़ा जो होता है दोहरी झिल्ली से बंद होती है, इस दोहरी झिल्ली का नाम है प्लूरा मेम्ब्रेन। और ये जो है बाहर से एक जो है उत्तक से ढका हुआ होता है। इस उत्तक को हम कहते हैं एपिथेलियमी उत्तक का बना होता है। एपिथेलियमी उत्तक का ये बना होता है, एपिथेलियमी उत्तक से ढका होता है। और श्वसन में जो मेन जो मदद करता है वह करता है डायफ्राम। ये हमारा रहा डायफ्राम। ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायफ्राम कहेंगे। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। मनुष्य में अगर डायफ्राम को कोई नुकसान होता है तो श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और वहां मनुष्य का डेथ हो सकता है। देखिए, तो समझ में आया होगा, यह मनुष्य के श्वसन तंत्र का भाग और इसकी रचना। फिर से समझ लीजिए, इसको नासिका क्षेत्र देखिए, नासिका क्षेत्र, नासिका क्षेत्र के बाद नासिका कपाट। नासिका कपाट के पास जो है इसके नीचे मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन का एक स्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करता है, जिसके कारण हम लोग नाक में उंगली करते हैं तो हमेशा चिपचिपा द्रव निकलता है, जिसको हम लोग जो है जैसे गर्दा उर्दा आता है तो सीधे जो है वहीं पे, जैसे बाल रहता है पहले, तो बाल में जो रह गया अंदर जो घुसा वो सीधे म्यूकस में जाके सट जाएगा और 2-3 दिन में जो सूखता है तो उसको हम लोग उंगली से करके निकाल देते हैं, तो वो वही म्यूकस होता है। उसके बाद देखिए ग्रसनी। ग्रसनी जिसको हल्लक कहते हैं, ग्रसनी के नीचे जो होता है कंठ द्वार और उसी के नीचे होता है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र या लैरिंक्स। और स्वर यंत्र या लैरिंक्स के नीचे जो है यह जो रचना है यह है श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली जैसे फेफड़े में प्रवेश कर रही है, देखिए फेफड़ा में प्रवेश कर रही है, फेफड़े में प्रवेश करती है तो श्वास नली 2 भागों में बांट जाती है, उस दोनों भाग का नाम है श्वसनी। श्वसनी कई भागों में बांट जाती है, उसका नाम है श्वसनिका। पतला पतला भाग है श्वसनिका। श्वसनिका जो है फिर अंत में कई भागों में बांट जाती है, जिसको हम लोग वायु कोष्ठिका कहते हैं, वायु कोष्ठक। समझ में आया? और ये है फेफड़ा, ये है डायफ्राम। तो मनुष्य में जो श्वसन करने में सबसे ज्यादा मदद करती है वह करती है डायफ्राम। कैसे? तो हम लोग सांस लेते हैं, डायफ्राम ऊपर चला जाता है, फिर सांस छोड़ते हैं, डायफ्राम नीचे चला आता है। समझ में आ रहा बात? चलिए, तो अब देखिए, इस ये तो हो रहा पूरा जो है मानव श्वसन तंत्र का मतलब कि भाग रहा। एक नीचे जो है 10वां नंबर पॉइंट डायफ्राम लिख लीजिए। डायफ्राम ही मेन भाग है क्योंकि मदद करती है डायफ्राम।
इसका नाम नहीं होता, लेकिन मदद डायफ्राम ही करता है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब जो है हम लोग यहाँ जो वायु कोष्टिका है, इस सब का काम क्या है, तो यहाँ से जो वायु आएगा, जो हम लोग सांस लेंगे नासिका छिद्र से, वही वायु श्वास नली में आया होगा, और वही वायु जो है श्वसनी में भी आया होगा, वही वायु श्वसनिका में भी आया होगा, और वायु कोष्टिका में भी वही वायु आया होगा। लेकिन वायु कोष्टिका क्या है, एक जालीनुमा रचना है, देखिए जाली टाइप का रचना है। यह जो है क्या करता है, तो वायु को छानने का कार्य करता है, वायु को मतलब शुद्ध नहीं करता, छानने का कार्य करता है। जैसे हम लोग जो वायु लेते हैं, तो उसमें वायुमंडल से लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, जैसे सांस लिए तो क्या लिए, इसमें जितना, जैसे नाक में गंदगी कैसे हो जाता है, गर्दा भी आता है ना, यानी हमारे वायुमंडल में जितना भी गैस है सबको हम लोग लेते हैं। तो वायुमंडल में जो है आपको 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को भी हम लोग लेते हैं। 21% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को भी लेते हैं, और 0.003% जो है CO2 है, तो उसको भी हम लोग लेते होंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सांस के रूप में हम लोग जो है किसका, हम लोग ऐसे ही याद किए हैं कि सांस के रूप में मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं, उपयोग ऑक्सीजन का होता है, और जो अनुपयोगी होता है उसको हम लोग फिर रिलीज कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, जैसे लिए हम लोग, सांस लेंगे हम लोग, अच्छा देखिए सांस लेने की घटना जो है प्रश्वास कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रश्वास कहलाती है। और प्लस सांस छोड़ना, जो हम लोग सांस ले लिए प्रश्वास छोड़े, तो उच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है, उच्छ्वास कहलाती है। सांस लेना और छोड़ना दोनों प्रक्रिया अगर साथ मिल गया, सांस लेना छोड़ना दोनों प्रक्रिया साथ मिल गया, तो वो कहलाता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है, श्वास, देखिए प्रश्वास प्लस उच्छ्वास मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि श्वासोच्छ्वास क्या है, तो सांस लेना और छोड़ना मिल जाएगा तो श्वासोच्छ्वास कहलाएगा, यानी प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों प्रक्रियाएं साथ मिल जाएगी तो श्वासोच्छ्वास कहलाएगी। अब इसमें देखिए प्रश्वास, प्रश्वास माने सांस लेना, और उच्छ्वास माने सांस छोड़ना। इसमें होता क्या है, तो हम लोग जो है इस प्रक्रिया में देखिए क्या करते हैं कि हम लोग अभी बताएं कि वायुमंडल से जो भी गैस होगी उसको हम लोग लेंगे, तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 78%, तो ये हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, नाइट्रोजन भी 78% ग्रहण कर लिए। उसके बाद में ऑक्सीजन जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे शरीर में जाके ऑक्सीकरण करेगा, भोजन का पाचन करेगा, वह जो है पाया जाता है 21%। कितना पाया जाता है, 21%। और CO2 जो पाया जाता है वह 0.03% पाया जाता है। आ रहा समझ में। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है प्रक्रिया कि अब जो है प्रश्वास मैंने ले लिए हम लोग 78% नाइट्रोजन, CO2 आपको 0.03% और ऑक्सीजन 21%। लेकिन अब जो है हम लोग सांस जब छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन का तो कोई उपयोग नहीं होता है, तो नाइट्रोजन हम लोग जो है कितना छोड़ेंगे, ऑक्सीजन कितना छोड़ेंगे और CO2 कितना छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि नाइट्रोजन 78% जो है रिलीज कर दिया जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। यहाँ जो वायु को, यहाँ से वायु जो पहुंचता है नासिका छिद्र से, श्वास नली से होते हुए, श्वसनी से होते हुए, श्वसनिका से होते हुए, यहाँ कोई मतलब कि उपयोग नहीं होता है। जैसे वायु कोष्टिका के पास वायु जाता है, तो यहां से वायु जो है यह केवल ऑक्सीजन को भेजता है, और ऑक्सीजन हमारे ये फेफड़ा, देखिए वायु कोष्टिका जो है, वायु कोष्टिका जो है वायु को छान करके माने ऑक्सीजन को, कहा ये फेफड़ा है ना, फेफड़े के पास ना जी, तो यहाँ से जो है वायु कोष्टिका क्या करती है कि वायु को, कौन सा वायु, तो ऑक्सीजन को, यहाँ तक सारा आता है, ये तीनों के तीनों आता है, लेकिन यहाँ से केवल ऑक्सीजन को ये फेफड़ा जो है रक्त के पास दे देती है ऑक्सीजन को। ठीक है, हमारे रक्त में उपस्थित होता क्या, हीमोग्लोबिन। रक्त में कौन सा, रक्त में क्या उपस्थित होता है, रक्त में आपको उपस्थित रहता है, रक्त में क्या पाया जाता है, तो एक जो है प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग प्रोटीन वर्णक, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हम ये फेफड़ा जैसी जो है, फेफड़ा के माने फेफड़ा में वायु कोशिका जैसी ही जो है ऑक्सीजन को रक्त के पास देती है, तो रक्त का जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को दे देती है। तो जैसे शरीर की सभी कोशिकाओं को दे दिया, तो अब जो है शरीर की सभी कोशिकाओं को देने के बाद शरीर की कोशिकाओं में जो अशुद्ध रक्त होगा, यानी CO2 युक्त रक्त होगा,
उसको भी कलेक्ट करेगी। ये जो हीमोग्लोबिन है सो उसको भी कलेक्ट करेगी और अनऑक्सीकृत जो रक्त होगा माने CO2 युक्त जो रक्त होगा उसको फिर कहां दे देगा, फेफड़े के पास दे देगा। फेफड़ा से फिर वायु कोशिका से होते हुए जो है फिर यह जो है श्वसनी से श्वास ले ली, फिर जो है नासिका क्षेत्र के द्वारा हम लोग सांस छोड़ देते हैं। तो हो गया ना, सांस लिए और फिर छोड़ दिए। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि इस प्रक्रिया में आपको ऑक्सीजन जो 21% है इसमें से तो दिए हैं ना जी, और रक्त को दिए हैं, तो रक्त जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके शरीर के सभी कोशिकाओं को दिया है, तो ऑक्सीजन उपयोग भी हो जाता है ना। तो कितना उपयोग होता है, तो यह जो उपयोग हो जाता है वो 4% उपयोग हो जाता है। तो बचता कितना है, तो 17%। तो 17% जो है ऑक्सीजन ये रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। 4% ऑक्सीजन क्या हो गया, उपयोग हो गया और 17% जो बचता है उसको मतलब कि रिलीज कर देता है। अब देखिए CO2 तो 0.03% था, 1% भी नहीं था। और यहाँ जो है ना मेन ये 4 का लपड़ा है, 4.5% के करीब में जो है CO2 बन जाता है। जैसे हम बताए अभी कि ये जो है फेफड़ा जो है हमारे शरीर में जो फेफड़ा है यह जो है रक्त को देगा ऑक्सीजन। तो अब रक्त का ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन रक्त का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, बना करके शरीर की सभी कोशिकाओं को दे देगा। और ये जो शरीर की सभी कोशिकाएं हैं उससे जो अनऑक्सीकृत रक्त होगा और मतलब CO2 युक्त जो रक्त होगा उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और फिर फेफड़ा को देगा। तो इसका मतलब है कि CO2 तो ज्यादा ना हो जाएगा, तो CO2 लगभग 4% जो है ऑक्सीजन जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो 4% CO2 छोड़ देते हैं। समझ में आया। तो यहाँ 4 का लफड़ा है, 21% ऑक्सीजन था, 4 उपयोग हो गया, तब बचा कितना, 17% छोड़े। और यहाँ मतलब 0.03% CO2 था, तो हम जो तो इसमें जो है और हमारे शरीर से कलेक्शन भी हुआ है, तो इसका मतलब 4% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का उपयोग हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे देखिए हाँ ऑक्सीजन का उपयोग हुआ है, यहाँ पे CO2 ज्यादा मात्रा में आया है कि नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। समझ में आया। तो हम लोग हमारे वायुमंडल में जितने भी गैसें पाई जाती है उस सभी को हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन भी ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं, CO2 भी ग्रहण करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है और CO2 का उपयोग नहीं होता है। और उल्टे जो है CO2 जो शरीर की कोशिकाओं से जो प्राप्त होती है वो भी CO2 जो है सांस के रूप में हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो समझ में आया कि हमारे शरीर में गैसों का भी आदान प्रदान कैसे होता है। आज हम लोग जो है मानव श्वसन तंत्र के सभी अंगों का नाम और सभी भागों का नाम, उसके साथ साथ इनके कार्य भी हम लोगों ने पढ़ा और मतलब श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। अब इसमें जो है मदद करती है, इस गैसों के आदान प्रदान में जो मदद करती है वो सबसे बड़ी जो रचना है वो है डायफ्राम। फेफड़ा के पास इतनी शक्ति नहीं कि यह जो है प्रेशर बनाए, फेफड़ा जो है सांस लेने और छोड़ने में मदद करे। ये फेफड़ा कुछ मदद नहीं करती है, मदद जो करती है मतलब कि ये क्या नाम है, डायफ्राम। जैसे हमको सांस लेना है, देखिए जोर से सांस लेना है, फिर छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो देखिए डायफ्राम ऊपर चला जाता है, फिर सांस छोड़ते हैं डायफ्राम अपनी जगह पे नीचे चलाता है, फिर लेते हैं फिर ऊपर चला जाता है, फिर छोड़ते हैं नीचे चला आता है। यानी इसमें श्वसन में यानी सांस लेने और छोड़ने, लेने और छोड़ने, इसमें मदद कौन कर रही है, तो सबसे ज्यादा जो है हमारा डायफ्राम मदद कर रही है। ठीक ना, मतलब कि 70% से भी अधिक कार्य कौन करता है श्वसन में, तो डायफ्राम करता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये कोई मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह होगा, अगर हमारा डायफ्राम टूट गया तो फिर जो है वहां मौत हो सकती है, क्योंकि डायफ्राम काम नहीं करेगा तो श्वसन होगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।